गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ड समझना है, एटम क्या होता है, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आते हैं। यानी जो भी चीज स्पेस को, जिसके पास मास है एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, उसे हम एटम कहते हैं। फिर हमें मालूम क्या पड़ा, जो एटम होता है वो किसका पार्ट होता है, एक एलिमेंट का पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो एक वर्ड आता है एटोमियो, उसका मतलब क्या होता है। यानी एटम एक वर्ड से जनरेट हुआ है ना, एटोमियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट्स मीन्स इनडिविजिबल, यानी इनडिवाइजिबल है, वो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आज इसके आगे की हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, एटम्स को समझेंगे, उसमें कौन कौन से हमारे कितने सारे एटॉमिक मॉडल्स आए थे, किसने कैसे कैसे मॉडल्स को दिया था, क्या मीनिंग था, उसको बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चे लोग रेडी है ना? पेन और कॉपी निकाल लीजिए अपनी नेहा मैम के साथ। अब जब 9th क्लास में हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, तो वहां पर ही हम स्टार्ट कर देते हैं एटम्स को जानना कि एटम है क्या, कितना स्मॉल पार्टिकल है। और सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी दी थी, वो किसने दी थी? वो दी डाल्टन्स ने। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से 4 और 5 पोस्टुलेट्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बात तो चल रही थी, बट हो क्या रहा था कि जब ये सब बातें चल रही थी तो हमने बहुत सारी बातें एटम्स के बारे में कही कि ये मैटर का एक स्मॉल पार्टिकल है। इट्स कंपोज्ड ऑफ, यानी ऑल द मैटर कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल कॉल्ड द एटम्स। यानी हम किसी मैटर को बनाते हैं तो वो वाला पार्ट जो नॉन डिविजिबल है, वो वाला पार्ट जो अनकटेबल है, वो पार्ट हमारा एटम कहलाता है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने अपनी थियरीज में पढ़ा था। उस थियरीज को मैंने यहाँ पॉइंट आउट लिखा। देखिए बेटा, मैं जो भी नोट्स बना रही हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं ना, एग्जाम के टाइप पे हार्ड स्फीयर नोट्स कहते हैं ना, कि बर्ड्स आई व्यू, कि आप एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। तो ध्यान से देखिए कि द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसे हम बोलते हैं अटोमियो, ठीक है। द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अटोमियो, दैट मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम काट नहीं सकते, ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरी थी वो 1808 में डाल्टन्स ने दी थी, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ अ वेरी स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी कोई भी मैटर को बनाने के लिए जो एक हार्ड स्फेयर पार्टिकल, जो सबसे छोटा है, जो नॉन डिविजिबल है, उसे हम एटम कहेंगे। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया कि जैसे जस्ट एट द एंड ऑफ 18th और 19th सेंचुरी के पास, यानी जब 18th और 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, एट द एंड ऑफ 18th और 19th सेंचुरी हमें आगे से बहुत सारी डिस्कवरीज मिली। और उसमें यह मिला कि एटम डिवाइड हो भी सकता है, क्योंकि एटम इज कंपोज्ड ऑफ ए 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। और यहां से उन पार्टिकल जो एटम्स के अंदर, एक तो एटम इतना स्मॉल पार्टिकल, उसके भी अंदर उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो वहां से स्टडी स्टार्ट हुई डिफरेंट साइंटिस्ट की अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। किसके बारे में? कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, प्रोटॉन कैसा होगा, न्यूट्रॉन कैसा होगा, क्योंकि ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके? एटम्स के। तो यहां से कहा कि इट मे बी डिवाइड, इट मे नॉट बी डिवाइड। तो हम बिना एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं कह सकते। तो पहले इसको नोट करो, सब चीजों को इसको नोट करिए। मैं आपको टाइम देती हूं, फटाफट इसको नोट कीजिए। और उसके बाद हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करिए नोट इसे। गुड, वेरी नाइस बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया कि एटम्स में क्या है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। जो भी एटम के अंदर जो भी स्टडी हुई थी, उसके बाद जब ये मालूम पड़ा कि वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं कि नॉन डिविजिबल है, नॉन कटेबल यानी अनकटेबल है, वो नहीं है। उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अगर वो सच में है
तो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और एट द एंड ऑफ 18th और 19th 20th सेंचुरी तक तो बहुत आगे बढ़ चुका था। तो 18th सेंचुरी के एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी हमारे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने एक मॉडल को इस तरीके से देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया क्योंकि वही डिस्कवर्ड किए थे इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने क्या किया, ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, बहुत ध्यान से देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी जो थी, और दो चीजों का मालूम पड़ा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टडी ऑफ कैथोड रेज। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा जो ये ट्यूब थी वो ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब इसे कहा गया। क्यों कहा डिस्चार्ज ट्यूब, आगे पढ़ेंगे। इस ट्यूब में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, एक तरफ माइनस का कैथोड हो गया, एक तरफ प्लस का आपका एनोड हो गया। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इसमें ये वाली बात थी कि अब इसके डायग्राम को, मेरा डायग्राम तो बहुत रफ है पर इसके बाद एक फेयर डायग्राम हम देखेंगे। तो जैसे जे थॉमसन ने इसके अंदर गैस जितनी भी थी, जब ये बना रहा था, जब ये बन रही थी, आपके जो आपकी ग्लास ट्यूब्स हैं, ये जो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में, इसके अंदर की सारी गैस को बाहर निकाल दिया, यानी वैक्यूम के थ्रू इवैक्यूएटेड कर दिया गया, सब निकाल दिया गया। और जिस भी गैस की हमें स्टडी करनी है उस गैस को इसमें फिल किया गया। उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा गैस आ रही है, फिर वैक्यूम क्लियर करके केवल वो गैस जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको इसके अंदर रखा, बाकी सबको निकाल दिया गया। और गैस का जो प्रेशर था वो बहुत लो कर दिया गया, यानी जो प्रेशर था वो लो प्रेशर कर दिया गया, बहुत ही लो प्रेशर, नॉट हाई प्रेशर, से लो प्रेशर। और हाई वोल्टेज इसमें हमने डीसी को लगा दिया, ये देखिए हाई वोल्टेज हमने यहाँ पर लगा दिया। ये दोनों साइड मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए। और जब इस एक्सपेरिमेंट को हमने करना शुरू किया कि आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये आपने मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, हाई वोल्टेज लगा के लो प्रेशर पर उस गैस को जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, बाकी सारी गैस इसके अंदर से निकाल ली। तो हुआ क्या, सोचिए क्या हुआ होगा। जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज है तो जो गैसेस थी उन्होंने, अगर सिंपल बिना हाई वोल्टेज के गैसेस ने कोई कंडक्शन नहीं किया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज लगाया उन पर, उसमें कंडक्शन शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए ध्यान से। उसके बाद जैसे ही एक्सपेरिमेंट होने लगा तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही हाई डीसी वोल्टेज जो थी उस गैस पे लगी जिसका प्रेशर बहुत लो था, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस गैस के थ्रू फ्लो होने लगी। और जब इस गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी तो इसमें क्या हुआ कि रेंज स्टार्ट हुई। तो जैसे ही इस गैस के अंदर हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस गैस के थ्रू फ्लो होने लगी। और जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, इट विल कम्स फ्रॉम, कहां से मूव कर रही थी, कैथोड्स टू एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ इस तरीके से मूव कर रही थी। जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही थी, इससे क्या मतलब निकलता है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने का मतलब है क्योंकि कैथोड माइनस का है और प्लस की तरफ जा रही है, तो इससे इन्होंने कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले। अब कॉन्क्लूजन्स क्या थे, इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया। क्या प्रॉपर्टी थी, यहां से आपकी गैस जो थी कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रही है, कैथोड से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है रेस के फॉर्म में, तो इसका नाम रखा कैथोड रेस, बिकॉज इट कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड गोइंग टुवर्ड्स द एनोड, तो नेम इज कैथोड रेस। ठीक है, यहां तक हमारी चीज कंप्लीट हो जाती है कि इसको हमने कैथोड रेस कहा। अब प्रॉपर्टीज क्या थी कैथोड रेस की, वो हम ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। हमें ये तो सिंपल एक बात है कि ये यहां से कैथोड से निकली एनोड की तरफ जा रही थी, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी तो हमने इसे कैथोड रेस कैनाल रेस कह दिया। लेकिन क्या और रीजन थे, क्या एक ही चीज से हम कोई बात को ऑब्जर्व करके इन्फेरेंस निकाल सकते, नहीं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली जब ये पूरा का पूरा बना कि हाई वोल्टेज लगाई गई, आपकी जो गैसेस थी उसको हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे रखा गया, तो क्या काम किया, गैस ने कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करी एज फॉर्म ऑफ रे, वो रे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई। पर आफ्टर दिस हम लोग एक चीज को प्रूव करके कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, बट इसी के प्रूफ पे तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या है। हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकाली, किसने, साइंटिस्ट ने निकाली, हमने सिर्फ पढ़ाई करी और अच्छी तरीके से देखा। तो अब आप भी समझेंगे ताकि आप भी किसी को बताएंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो देखिए,
जैसे जैसे ये आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बना था, सबसे पहले क्या किया कि जो ये आपका कैथोड था, ये एनोड था, हमने सबसे पहले इस वाले जो एनोड था उसको हल्का हल्का बीच में से क्या करा, ऐसे करके परफोरेटेड कर दिया, ठीक है, ऐसे गैप बना दिया, यानी ऐसे 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 बनाया जिससे बीच में परफोरेटेड बन जाएगा। तो क्या होगा, इसके पीछे हमने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लगा दिया जो फास्फोरेसेंस की तरह वर्क करता है, चमक होता है। अगर यहाँ से यहाँ की तरफ कोई भी चीज आ रही है और परफोरेटेड मार्क से यहाँ पे आएगी तो उसका मतलब है वो कुछ ना कुछ तो हमारी ब्राइटनेस लाएगी। फॉस्फोरेसेंट लगाया हमने ZNS। तो हुआ क्या, हमने फ्लो ऑफ करंट जो थी, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड चेक बाय जिंक सल्फाइड, ये यहाँ पर फॉस्फोरेसेंस, यहाँ से जितनी भी आने वाली रेज थी यहाँ से पीछे ब्राइट एक स्पॉट ला रही थी। इसका मतलब है कोई चीज यहाँ से यहाँ की तरफ स्ट्राइक कर रही है। दूसरा क्या था कि जब ये कैथोड रे है वो आपकी ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, तो हमने यहाँ पर अंदर इस ट्यूब के अंदर कोई ऐसा मटेरियल डाला। हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जब यहाँ से रेज इधर की तरफ आ रही हैं सच में, तो अंदर हमने कोई चीज रखी जिसकी शेडो हमें यहाँ पर मिली। इसका मतलब है कि यहाँ से इधर की तरफ में स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। ये बात भी सही हो गई। कैथोड रे प्रोड्यूस करती है मैकेनिकल इफेक्ट्स को। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक पेडल लिया घूमता हुआ, और पेडल को हमने ऐसी रख दिया, यानी ऐसी कोई चीज लट्टू या कोई भी चीज ऐसी जो एक पेडल की तरह दिख रहा था उसको हमने यहाँ पे रखा। अगर वाकई यहाँ से यहाँ की तरफ रेज आ रही हैं, मैकेनिकल इफेक्ट डाल के वो क्या करेंगी, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ, ये पेडल घूमने लगा। तो हमें ये मालूम पड़ा। उसके बाद क्या था कि हमने इसके ऊपर सबसे लास्ट में यहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। जैसे ही मेटल का टुकड़ा रखा, वो मेटल का टुकड़े में जैसे ही यहाँ से रेज आई, स्ट्राइक हुई, इस पे गिरी, और वो मेटल का टुकड़ा जो था वो हीट अप हो गया। क्यों? इसका मतलब यहाँ से कोई रेज आई होगी जिसने इसको गर्म किया, ठीक है। यहाँ तक हमारी जितनी भी चीजें थी वो मालूम पड़ी कि यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ बहुत सारी जो रेज है वो आ रही है। अब जब हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इसको साइंटिस्ट ने जो था वो टेस्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हर चीज में इसको टेस्ट किया गया, तो मालूम पड़ा कि जो अंदर पार्टिकल दिख रहे हैं ना, उसमें चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है, तो इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। अब बाद में जाके इसको एक अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंटली बताना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कहा, इसका चार्ज मास रेशियो देखा, वो किसके इक्वल था वो देखा गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें अभी आगे आने वाली हैं जिसमें हम बताएंगे कि ये जो हमारे जितनी भी यहाँ से रेस चल रही हैं, जो निगेटिवली पार्टिकल्स हैं, वो एक्चुअल में निकली क्या, ठीक है। यहाँ तक हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से समझा, ठीक है। इसको एक बार लिखिए, सब चीजों को ध्यान से देखिए। ये 1 बाय पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आप पूरे पूरे नोट्स बना के एकदम लर्न करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो 1 बाय 1 आप इस पॉइंट को देखोगे, समझोगे, और जो भी पॉइंट नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद की कहानी सुनिए। हमारा वो एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने प्रॉपर्टीज करी, और जितनी भी हमें रेज मिली थी, जो भी हमें कैथोड रेज मिली थी, इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जितनी भी वो कैथोड रेज है वो, तो जितने भी उसमें पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे निगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी निगेटिवली चार्ज थे, ये मालूम पड़ा। अब यहाँ की कहानी हमारी खत्म होती है। उसके बाद हमारी क्या कहानी आती है कि चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो जितनी भी रेज वहां से निकल रही थी वो पर्टिकुलर एक ही गैस हमने फिल करी थी, बाकी सब इवैक्यूएटेड थी। वो जो गैस हमारी निकली थी हाई वोल्टेज में, वही गैस एज अ पार्टिकल के फॉर्म में वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को शो कर रही थी। उसमें एक को जब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक को परपेंडिकुलर करके उसे चेक किया गया तो मालूम हुआ कि वो कैसे पार्टिकल कैथोड से निकल रही हैं, तो कैसे पार्टिकल्स होंगी, निगेटिव होंगी। उसके बेसिस पे बोला कि जो रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि जो हम ट्यूब में लगी हुई जो भी गैस है उसका चार्ज टू मास रेशियो देख रहे हैं कि गैस जो वो हमने फिल करी थी, जो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी कर रही थी, उसमें कितना आपका चार्ज है, कितना उसका मास है, उस पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हमने क्या किया कि चार्ज टू मास रेशियो को जब देखा गया, उसने कहा कि उस गैस क्योंकि सेम थी तो वो ऑल द कैथोड रेज जो होंगी रेस्पेक्टिव ऑफ गैस की जो ट्यूब में यूज हो रही है वो सब सेम होंगी, ठीक है।
जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने बताया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल, हमने परपेंडिकुलर उन्होंने शो किया, उन्होंने परपेंडिकुलर एक ट्यूब में देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये मिला कि उस गैस का चार्ज टू मास रेशियो जो है वो 1.76 इंटू 10⁻11 C, यानी C को बोलते हैं कूलॉम, चार्ज का आपका जो है यूनिट है, तो कूलॉम पर केजी आ रहा है। ये बात हुई किसकी, अंडर द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिखा, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल जो उसके डेटास मिले उसके अकॉर्डिंग चार्ज और मास उस गैस का कितना आ रहा था, ये आ रहा था। ठीक है, ये हमको मालूम पड़ गया, आप याद रखिएगा चार्ज टू मास रेशियो हमारा ये है। आर ए मिलिकन्स जो थे उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला, तो क्या निकाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो चार्ज था उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तो हमने ये चीज तो निकाल ली कि हमारा चार्ज टू मास रेशियो जो था 1897 में जे थॉमसन ने जब निकाला, इन्होंने अंडर द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जब ये निकाला तो इसकी वैल्यू 1.76 आई थी। आर ए मिलिकन्स ने जब इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू उसके ऊपर चार्ज निकाला तो वो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। अब बात थी कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे, इट्स अ वेरी इजी, देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारी स्टडी आती है कि चार्ज टू मास रेशियो हमने निकाल दिया था, जो कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दोनों का हमने एक दूसरे परपेंडिकुलर जो हमने उसका स्टडी किया था, तो हमारा 1.76 इंटू 10⁻11 इतना हमारा चार्ज टू मास रेशियो आ रहा था। ठीक है, जब आर ए मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला तो वो हमारा चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये आया, ये भी ठीक हो गया। अब हमें निकालना था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना जरूरी इसलिए था क्योंकि चार्ज वी नो दैट कि उसके ऊपर चार्ज तो आर ए मिलिकन के ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू इतना आया है, चार्ज टू मास रेशियो इतना आ चुका है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमने कुछ नहीं करना था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए E/E/m, यानी E/m की वैल्यू तो ऑलरेडी इतनी दे रखी थी 1.76 इंटू 10⁻11, ये हमने लगाई, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो 1.6 इंटू 10⁻19 था। जब इसको डिवाइड किया गया प्रॉपरली तो हमारा आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, जब ये निकल गया तो हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा, इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो ये वैल्यू आ रही है 9.10 इंटू 10⁻31, जो the value of 9.10 into 10⁻31 kg is much more smaller than the hydrogen mass, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन से ये बहुत ज्यादा छोटी है। ये वैल्यू जो है मास किसके, हाइड्रोजन के मास के बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का ये है 9.10, उसका मास था 1.0 समथिंग, तो ये वैल्यू जो आ जाती है वो बहुत ज्यादा लीस्ट वैल्यू एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हमें ये मालूम पड़ा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मच मोर स्मॉलर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली 1/1837 पार्ट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हम इसे तीन चीजें मालूम पड़ी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, जिसका मास जो है वो 9.10 10⁻31 है, जिसमें चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻31 है, और ये हाइड्रोजन के मास के 1/1837 पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज कॉमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है ट्राई किया है कि आप लोग अच्छी तरीके से कर सके और अच्छी तरीके से पढ़ सके, तो इसको और ध्यान से करेंगे, इसको और ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारी आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जब बात आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जब जे थॉमसन मॉडल का जो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब में जब आपकी कैथोड रेज जा रही थी माइनस से प्लस की ओर, उसी वक्त में ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर तो है किसके, कैथोड रेज के, बट एनोड से कैथोड की ओर चल रही है। उन्होंने सेम टू सेम वही सारी चीजें रिपीटेशन में लाई
उन्होंने वही सेम किया जैसे कि हमारे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सबको ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने देखा कि लाइन जो है वो एनोड से, जो ये रेज है सॉरी, ये एनोड से कैथोड की ओर जा रही हैं। और दूसरी बात है, अगर ये एनोड से कैथोड की ओर जा रही है इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनके बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और कोई बीच में अगर हम चीज रख दें तो उसकी शेडो भी बनती है एनोड साइड में। हम हाई पैडल रख दें तो मैकेनिकल वेव की तरह वो भी क्या करती हैं कि मैकेनिक्स उसका चला के उसमें जो पैडल आप बीच में रख रहे हैं वो भी उसको घुमाने की कोशिश करती, जैसे वो थी सेम टू सेम वैसे ही थी। बस थोड़ा सा फर्क ये था कि जो रेस कैथोड से चल रही थी वो गैस जो भरी हुई है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, जबकि पॉजिटिव जो जितनी भी रेस निकल रही है ई गोल्डस्टीन ने बोला कि वो डिपेंड करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की गैस के ऊपर। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार में देखिए। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, ये देखिए आप डायग्राम देखिए और डायग्राम में क्या शो होता है। डायग्राम देख के आपको शो हो रहा है कि ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है। अब डिस्चार्ज ट्यूब में ई गोल्डस्टीन ने 1836 में डिस्कवर्ड किया था, जैसे कैथोड की साइड से रेज आ रही है द सेम एज केस इन द न्यू, एक रेज आ रही है न्यू काइंड ऑफ रेज है, लेकिन जो अपोजिट जा रही है यानी जो एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। द सेकेंड वन, दिस रेज इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाई, अगर हम बात करते हैं इन रेज की, सेम कैथोड रेज की तरह ही यही रेज जो एनोड से आ रही है कैथोड की तरफ जा रही है, तो ये रेज क्या है, वो रेज जो है वो डिफ्लेक्ट होती है किसमें, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब ये बात आती है कि एनोड हमारा पॉजिटिव है तो एनोड से निकलने वाली रेज हमारी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही, निगेटिव, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव साइड की होंगी यानी ये पॉजिटिवली होंगी। उसका और भी अच्छा एक चीज देखिए कि जब इनका पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेज और हम इसे बोलते हैं कैनाल रेज। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। ये ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी लाइन में कर रही हैं, उसको हमें दिखाने के लिए क्या करना है, जैसे हमने कैथोड में देखा था कि हमने एक बीच में जो है कोई थिंग यूज कर ली, कोई हमने मटेरियल यूज कर लिया, उसको हमने बीच में डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में लगा दिया। जब ये ट्रेवल कर रही हैं तो उसमें शेडो पड़ रही है, शेडो इस साइड पड़ रही है यानी एनोड रेज की। इससे मालूम होता है कि एनोड से निकल के कैथोड की ओर जा रही है। बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है। अब चेंज कहां से आएगा वो हम आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी बात वहां पे आती है जिस क्वेश्चन के आंसर को हमें देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट कि इट विल रोटेट द पैडल। जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड से रेज आ रही थी उसमें भी हमने एक व्हील को रखा था अंदर, और व्हील जो था वो जैसे वो रेज आ रही है यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है तो व्हील क्या होता है, रोटेट करता है। वैसे ही जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने स्टडी करी एनोड रेज की और कैनाल रेज की तो हमने यही देखा सेम पैटर्न कि उसमें भी यही सेम होता है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो रेज होती है ये ऑल्सो रोटेट करती है व्हील प्लेस्ड इन दियर पाथ, इनके पाथ में यानी रेज के पाथ में जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। एनोड से कैथोड की ओर जो भी रेज जा रही है उसके बीच में आप व्हील रख देंगे इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, तो क्या करेगी, उसमें रोटेट करवाएगी व्हील को। उसके बाद क्या है कि जो मास, जो आपका चार्ज मास रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव प्रोटॉन का, यानी हम इसे बोलेंगे अभी कि जो हम अभी इसकी हम बारे में पता कर रहे हैं पॉजिटिवली साइड के बारे में, पॉजिटिवली पार्टिकल के बारे में, तो इसका जो E/m रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव क्या है, लेस है। इट्स अ स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां तक हमारी बात पूरी हो गई। अब होता क्या है कि ये जो होता है चार्ज मास रेशियो जो होता है एनोड का, ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस यू आर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, यही चीज कैथोड में नहीं होती। फिर से याद रखिएगा, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस हुज इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिपेंड नहीं करता, एनोड में करता है। एक एक पॉइंट को मैं बता रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एवरीथिंग। आप इसको फिर देखिए। अब बात यहाँ पे आती है कि जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो E/m की वैल्यू थी वो आपकी 9.58 इंटू 10⁻7 थी। जैसे हमने कैथोड में निकाली थी E/m की वैल्यू, जब हम लॉन्गिट्यूडनल रख रहे थे किसको, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमने इसको चेक किया तो E/m की वैल्यू यहाँ पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन में जो निकली है वो 9.58 की निकली है।
और ऐसा मिला कि जो चार्ज होता है हाइड्रोजन पर उसका जो है उसका जो चार्ज है हाइड्रोजन का वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, जो कि अगर हम उसको चेक करें तो याद रखिएगा उसका जो आपका इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है इलेक्ट्रॉन के, बट साइन जो है इलेक्ट्रॉन में उसका नेगेटिव होता है बट इसमें पॉजिटिव है। यानी साइन जो है केवल साइन का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस है और हाइड्रोजन का जो हम निकालते हैं चार्ज उसमें पॉजिटिव है। जो हमें एनोड से जाने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स मिले थे, जब हमने उसका मास चेक किया तो हमने क्या किया, E/em, क्योंकि E जो है हमारा क्या है, चार्ज है, तो वो पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 और E/m की वैल्यू जो है मैक्सिमम आती है 9.58 जो उसमें निकली, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे साइंटिस्ट ने। तो उसकी वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो 1.67 आती है नियरेस्ट हाइड्रोजन के। तो ये मालूम पड़ा कि वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसको नेम दिया प्रोटॉन। ये याद रखिएगा ऑलवेज भी कि मास अबाउट जो ये मास निकला है आपका 1.67, ये नियरेस्ट टू हाइड्रोजन के मास के हैं। एंड दूसरी चीज कि जो मास है वो 1837 या 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। फिर ध्यान से देखिएगा, जब हम लोगों ने बात करी थी दोनों के ही E/m की वैल्यू को हमने उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखकर हमने जब उसकी वैल्यू निकाली तो हमारी वैल्यू जो यहाँ पर आई वो आई E/m की वैल्यू 9.58। तो वैल्यू हमारी 9.58 आई और 9.58 के बाद जो हमें पार्टिकल्स मिले थे हमें मालूम पड़ा कि उसमें जो चार्ज है वो हाइड्रोजन के चार्ज के बराबर यानी 1.6, और जो 1.6 चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन का था, बट इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है और इसका प्लस है। उसकी वैल्यू से हमने मास ऑफ द पार्टिकल निकाले तो ये हमारी वैल्यू आई इतनी 1.67 इंटू 10⁻27 जो कि बहुत पास थी हाइड्रोजन के। इससे हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चीज है उसको इतना कि ये मास जो है वो इतने टाइम्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास इसकी कंपैरेटिव 1/1837 और ये 1837 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो इसको हमने क्या कहा, प्रोटॉन दिया। अब एक बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ई गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने आपका डिस्चार्ज ट्यूब में ये जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो किया। याद रखिएगा उन्होंने ही नेम दिया था कैनाल रेज, उन्होंने ही नेम दिया था एनोड रेज। लेकिन जब गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट अर्नस्ट आप रदरफोर्ड ने किया था तो रदरफोर्ड को माना जाता है कि प्रोटॉन के बारे में कंप्लीटली जो स्टडी थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आता ना, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, दैट इज रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा ऑलवेज रिमेंबर ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में ये बताया था जो निकल रही है एनोड से जो हमारे रेस निकल रही हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, उनके बारे में जो भी स्टडी दी थी। लेकिन एक्चुअल में जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड मॉडल जो था एक्सपेरिमेंट बाय द गोल्ड फॉइल में जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया था, स्कैटरिंग हुई थी, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है फॉर डिस्कवर्ड फॉर व्हाट, प्रोटॉन्स। तो ये याद रखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आगे आएंगी और हम सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। आगे देखिए, अब बात आती है हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ हमारे एटम में एक ऐसा पार्टिकल भी है जो न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ऑलरेडी स्टडी हो चुकी थी। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जेम्स चैडविक 1932 में। उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की एलिमेंट लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल, आप जानते हैं अल्फा कहाँ से निकलता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है कहाँ से निकलता है, 2He4 फॉर्मूला होता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली चीज है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते हैं कि हेनरी बैकरेल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और मैडम क्यूरी ने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बाद एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। उसको देखने के लिए जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ही बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ अ बेरिलियम एलिमेंट। बेरिलियम एलिमेंट ये है, इसमें बम्बार्डेड किया अल्फा पार्टिकल्स को, और जैसे बम्बार्डेड किया उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकल रही हैं। यानी जैसे ही इन्होंने बेरिलियम में एक थिन शीट में
2He4 का फटाफट अल्फा पार्टिकल्स जो है उसमें डालने शुरू करे। इन्होंने क्या देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकल रही हैं और एकदम बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग है एंड इट्स स्ट्रीम्स ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो सीधे निकलती जा रही है, यानी वो जैसे उन्होंने उसको पेनिट्रेट किया बेरिलियम को और सीधे निकलती जा रही है जिसमें कोई चार्ज नहीं, ना प्लस ना निगेटिव ना पॉजिटिव। तो उन्होंने ये कहा कि फाइंड इट्स मास नियर अबाउट द 1.67 और जब इसके मास को मेजर किया गया तो ये मिला कि इसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। हाइड्रोजन के मास के बराबर तो होता है बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मास तो बराबर है बट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी वो पेनिट्रेट करती हुई सीधी निकल गई, ना वो प्लस की तरफ डायरेक्शन में लिया ना माइनस की तरफ, एक्सपेरिमेंट होते ही सीधे स्ट्रीम में निकल जाना, दैट मीन्स अ न्यूट्रल पार्टिकल वाला काम किया। तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो स्टार्ट हो गई। इसके बारे में अभी इतना ही है और हो सकता है आगे जाके आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सब चीजें तो मालूम पड़ गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा लिया, प्रोटॉन के बारे में स्टडी हो गई, आपके न्यूट्रॉन के बारे में भी स्टडी हो गई, इन तीनों के बारे में स्टडी हो गई। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को एसोसिएट करते हैं और अगर आता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन, बात आती है प्रोटॉन की हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन तो याद रखिएगा, मैं फिर से कह रही इट्स नॉट ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने सिर्फ उसको नेम दिया था एनोड से जाने वाली रेस को, बट जो डिस्कवर की बात आती है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे और थर्ड बात आती कि किसने जो था न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, इसे जेम्स चैडविक, राइट। तो ये तीनों चीजें तो हो गई। अब बात ये है कि एटम इतना छोटा सा है, बहुत छोटू सा एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन उनका अरेंजमेंट कैसा होगा उसके लिए एटॉमिक मॉडल्स आए कि सबने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए कि कैसा होगा, अगर एटम है तो कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहाँ प्रोटॉन और कहाँ न्यूट्रॉन रहेगा, कैसे उसके साथ क्या करेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक ये है। जब एटॉमिक मॉडल्स की बात आई कि हाउ वी अरेंज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन which one that is an atom, तो हम कैसे करेंगे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आया, इसका ये डायग्राम मेरा रफ है और ये आपका जो ओरिजिनल डायग्राम है ये देखिए। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, इनके अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन ने जो दिया था इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। रीजन बीइंग इन्होंने बताया कि जो आपको ये दिख रहा है, यानी ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला सारा जो आपको व्हाइट व्हाइट टाइप का पार्ट दिख रहा है, इट्स पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली फैला हुआ है और इसके बीच में जो प्लम, अगर हम कहते हैं प्लम पुडिंग केक देखा ना बीच में रेजिन्स डूबे रहते हैं, वैसे ही जो ब्लैक ब्लैक मैंने आपको दिखाए हैं दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। इस पूरे उसमें यानी पॉजिटिवली चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लस पॉजिटिव आयन, जितने भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एम्बेडेड होते हैं वो डूबे रहते हैं बीच बीच में। अब ऐसे ही वाटरमेलन को इमेजिन कीजिए, वाटरमेलन को मैंने यहाँ काट के हाफ में दिखा रखा है कि पूरा रेड पार्ट समझ लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है और जो ब्लैक रंग के जो उसके सीड होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है जो कि उसमें कंप्लीटली क्या एम्बेडेड है। ये जे थॉमसन का मॉडल था जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, पर इससे कुछ पता नहीं चला क्योंकि आप सोचिए कि अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज और बीच में इलेक्ट्रॉन्स आपके उसमें जो है एम्बेडेड है तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकल, इसकी स्टेबिलिटी और सबके बारे में क्या निकल पाएगा, कैसे वो क्या करेगा, कैसे होगा और यही एक एटॉमिक मॉडल कैसे बनेगा एक एटम के अंदर अगर सारे पॉजिटिव हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कुछ लिमिटेशंस थी, तो हम लिमिटेशंस के थ्रू उसको और ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये स्टडी तो हो गई जब प्लम पुडिंग मॉडल था और हम इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जब इन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज जो है कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बीच में हमारे जो सीड्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या निकली, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया लेकिन जो चीज मेन थी वी वांट टू फाइंड व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या हम करेंगे, तो हमने कुछ लिमिटेशंस हमारी आ गई उसकी कि सबसे पहली बात तो है कि वो फेल्ड हो गई थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो जो चार्ज आपका पॉजिटिव है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इम्बैड करके और कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, ये एक लिमिट थी क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी लिमिट थी वो थी एटम्स की स्टेबिलिटी,
कि एटम की क्या स्टेबिलिटी रहेगी, एटम कब स्टेबलिश होगा, ये उसकी स्टेबलाइजेशन की क्या है, क्या स्टेबिलिटी है, क्या इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, या चार्ज में कब तक डूबा रहेगा, चार्ज कितना उसे खींचेगा, कैसे वो करेंगे, कुछ नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट था कि उन्होंने इस थ्योरी में न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं करी थी। इन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया था कि कोई न्यूक्लियस भी होता है। सिर्फ उनका एक ही पॉइंट था कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस, उसका मेन सेंटर पार्ट, उसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया था। जब इनका ये पूरा हुआ, जहां पे इनकी जो थ्योरी थी वो फेल्ड हो जाती है, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या हम इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, फेल होता है, तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। और रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी बहुत सारी चीजें थी, भले ही उसमें भी लिमिटेशंस थी, पर वो बहुत हद तक वो चीजों को लेकर आए जहां से इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो लगभग मिल रहा था। तो हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम। एटॉमिक मॉडल्स में रदरफोर्ड ने जब अपना एक मॉडल दिया था जिनको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल, या हम इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। स्कैटरिंग क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं एक ऐसी चीज लेने वाली हूँ, यानी अल्फा पार्टिकल्स लेंगे। बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना है हमको कि गोल्ड फॉइल हमने यहाँ पर ले रखी है, 100 nm समथिंग की कुछ है, और अल्फा पार्टिकल को हम यहाँ पर बॉम्बार्डेड करेंगे। सबसे पहले जो इनकी थीम थी वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से हमारे एटम्स के अंदर सिचुएटेड है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1909 में किया था अपने स्टूडेंट के साथ मिलके। इन्होंने क्या बताया कि व्हेन अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अ गोल्ड फॉइल, जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल का मतलब है यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसमें अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, वो यहाँ पर लेके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल के अंदर। यहाँ सामने गोल्ड फॉइल रखी और गोल्ड फॉइल को बम्बार्डेड करना शुरू करा। जब यहाँ से बॉम्बार्डेड हुए अल्फा पार्टिकल से, तो क्या हुआ कि सम ऑफ द जो पार्टिकल्स थे इट विल बी अनडिफ्लेक्टेड, कुछ तो सीधे निकल गए, ये देखिए बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड है। कुछ ऐसे थे जो कुछ लाइन से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत सारे ऐसे थे जो लाइन से डिफ्लेक्ट होके वापस अपने रिटर्न बैक, यानी अपने ही पाथ से वापस हो गए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, बीम जो आपका अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें उनको समझ में आने में उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। उन्होंने कहा कि जो अपने पार्ट से डिफ्लेक्टेड नहीं हुए, यानी जो अपने पार्ट से अनडिफ्लेक्टेड रहे, इसका मतलब है बहुत सारा पार्ट जो हमारे यहाँ एटम का है, या हम जिसे बोलेंगे यहाँ पर हमारा एटम का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि कैसा होगा वो, यानी वहां पर कोई भी पार्टिकल इनको स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब वहां पर खाली स्पेस होगा, तभी तो वो अनडिफ्लेक्टेड आ रहे हैं। अगर आप ही हैं, रूम आपका खाली है, तो आप बिना अनडिफ्लेक्टेड हुए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ जो थे वो कहीं ना कहीं पर ये डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से थोड़ा सा, तो यहां पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा पार्ट उन्हें जरूर लगा जिसने उसे आगे नहीं जाने दिया, ठीक है। और थर्ड ऐसा था कि जो थर्ड पार्टिकल्स थे वो शो कर रहे थे कि कोई हैवी चीज बीच में है जो उन्हें आगे जाने से क्या कर रही है, ऑब्स्टिकल कर रही है और उन्हें वापस भेज रही है। ये एक्सपेरिमेंट के इन्होंने बताया। अब इसके बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे कि उनका एक्चुअल में थीम क्या था, क्या है, क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। दैट मीन्स कि ये 9th में भी 10th में भी थोड़ा थोड़ा आपको आता है, लेकिन 11th क्लास में इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसको ध्यान से। तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है, जो हमारा फर्स्ट चीज थी कि जो पार्ट है वो अनडिफ्लेक्टेड चला गया। उसका रीजन यही था कि अनडिफ्लेक्टेड रेज जाने का मतलब ये है कि इंटायर मास इन एन एटम का, जो इंटायर मास जो एटम का है, एंड द पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेडली, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पूरे एटम में, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से बीच में पॉइंट्स में जो नेग्लिजिबल है, जिसको हम एटम इतना स्मॉल है, और जो बीच का कॉन्सेंट्रेट पार्ट है वो इतना छोटा, इतना स्मॉल रीजन है कि जब पार्टिकल्स आए तो कुछ ऐसे ही अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, ठीक है। वो फर्स्ट हमारा कवर हो जाता है, जिसमें आता है कि अनडिफ्लेक्टेड वो सीधे के सीधे निकल गए, ठीक है, ये हमारा कवर हो गया। सेकेंड वो बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको हमने ऑर्बिट कहा। याद रखिएगा, फर्स्ट है जहां पर हमने ये बात बोली थी, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग के जो कंक्लूजन थे, जो उन्होंने 3 बताए
बताए थे कि 3 रेज निकल रही थी, फर्स्ट निकली थी जो अनडिफ्लेक्टेड थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही स्मॉल रीजन है, वो रीजन एटम के हिसाब से बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, हम नेग्लिजिबल जिसे बोल सकते, इतना छोटा है कि उसमें जब अल्फा जो रेस पड़ी होंगी, जब बम्बार्डेड हुआ होगा, तो वो इतने नेग्लिजिबल पार्ट होने की जगह से अनडिफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक खास सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, या एक उनकी क्लास है, एक सर्कुलर पाथ, इसको हमने ऑर्बिट कहा। ठीक है, अब थर्ड उनका निकला कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव अ मास। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हैं और उनमें कुछ मास भी है, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड। कहने का मतलब है, सेकंड पॉइंट आया कि जब वो अपने पाथ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे हल्का सा, इसका मतलब है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है, और हमारा जो न्यूक्लियस है, जो हमने बात करी, हमारा जो एटम है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जिस पार्ट से वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए और इस हैवी मास ने उस वाले मास को टकराए, क्योंकि दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, टकराए और वो हल्का सा अपने पार्ट से डिफ्लेक्ट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वन कि वो बाउंस बैक करके क्यों आए। एक आया हमारा, फर्स्ट था जो अनडिफ्लेक्टेड गया, सेकंड था जो स्लाइटली अनडिफ्लेक्टेड था, और थर्ड था जो डिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करके आया। तो उसका थर्ड पॉइंट वही है कि इससे इसी फर्स्ट पॉइंट को ध्यान समझिए कि जहां पर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए, इसका मतलब पार्ट नेग्लिजिबल था, लेकिन अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डेड कर रहे थे तो उसका कुछ पार्ट ऐसी जगह में जरूर गया है, इसका सेंटर पार्ट में, जहां पर हैवी मास बिल्कुल बीच में था और उसने रोक दिया, उसने जाने नहीं दिया रेस को आगे बढ़ने से, और वो बाउंस बैक करके अपने ही पाथ में क्या रिटर्न बैक कर गए। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो हमारी निकल गई जो कंक्लूजन हमारा रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट में था। अब सबसे पहली बात आती है कि इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट होने के बाद लिमिटेशंस कहां पे बनती है, उसको ध्यान से देखिए। Now the next one is limitations of Rutherford model. क्या limitations रह गई थी? First limitation थी it could not explain the stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में थॉमसन मॉडल की तरह ही ये भी कोई आंसर क्लियरली नहीं दे पाए। ठीक है, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर हम बात करते हैं कि ऑर्बिट्स जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम मैक्सवेल का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो अगर कोई भी मूविंग चीज, कोई भी मूविंग थिंग है, वो अगर क्या करती है, मूव करती है, उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके लगातार मूव करने से उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा एक एटम के अंदर। तो ये बहुत सारी जो लिमिटेशंस थी, इन्होंने इन चीजों को पूरा नहीं किया। इसके बाद आगे आने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि इन लिमिटेशंस में क्या होगा। इनको बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़िए। लिमिटेशंस है रदरफोर्ड की, थॉमसन की, जरूर आती है, तो यू हैव टू लर्न इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन moving particle have some acceleration, and because of this it will lose their kinetic energy it due to release electromagnetic radiation, and after that what would happen, उसके बाद क्या होगा कि जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहेगा, कुछ नहीं। and what is the arrangement of electrons in an atom, इलेक्ट्रॉन्स का क्या एटम के अंदर अरेंजमेंट होगा, डज नॉट एक्सप्लेन। तो ये बहुत सारी जो चीजें थी वो नहीं हो पाई, लिमिटेशंस रह गई एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, तो नोट कीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट वन। Now the next one is how many protons, electrons and neutrons are there in the nuclei. किसी भी न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और हम जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट वी नो समथिंग अबाउट कि सबसे पहले हम ये देखेंगे और हम जानते हैं कि इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। बहुत ध्यान से समझिए, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों में ध्यान से करेंगे कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, यानी किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला जो होता है इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास हम किसे बोलते हैं, एटॉमिक मास इज
इज इक्वल टू होता है, यानी एटॉमिक मास हमारा आ जाएगा। मास मींस आपका जो न्यूक्लियस का बीच का जो मास है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इनको मिलाकर नंबर आ रहा है, यानी एटॉमिक मास का 17 आ रहा है दोनों को मिलाकर। और अगर इसमें से हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें से इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो 8 हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इट इज ऑल्सो 8। बात आती है न्यूट्रॉन की। जब हम न्यूट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक, याद रखिएगा एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, एटॉमिक मास ऑलरेडी हमें 17 दिया है, माइनस पी, प्रोटॉन हमें 8 दिया है, तो याद रखिए 17 माइनस 8 कर दिए, कितना आंसर आ रहा है, जितना आंसर 17 माइनस 8 करके आएगा वो आपका निकल जाएगा क्या, न्यूट्रॉन्स। तो हमारी ये चीज 3 निकल गई है। 3 चीजें हमारी आ गई कि 8 और 17 में एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 का मीन्स है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे इलेक्ट्रॉन जितने होते वही हमारे प्रोटॉन्स होंगे। एटॉमिक मास का मीन्स होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो मिला के 17 है। तो हम इस एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो 17 है, इसमें से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, वी इजीली गेट टू नो ऑफ न्यूट्रॉन। द सेम केस 12 Mg25 you have to written by your homework, so you have to do, you learn it. If you like it, share and subscribe please, and whatever you have find any problem, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।